नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर आनंद। आप सभी का इस एपिसोड में स्वागत है। आज का ये टॉपिक बहुत ही रसप्रद है, इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक में मैंने लिया है व्हाई वेट लॉस स्टॉप आफ्टर सम टाइम। वेट लॉस में प्लेट्यू कैसे आ जाता है। जैसे कि हम वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमें थोड़ा फ़ायदा होता है, उसके बाद वेट नीचे जाने का नाम नहीं लेता है। तो इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप डिटेल में उसको समझ पाए और इसको किस तरह से हम यूटिलाइज करें उसके बारे में इस एपिसोड में मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। जब भी हम वेट लॉस प्रोग्राम में एंटर होते हैं तो सभी की उम्मीद यही होती है कि हमें वेट लॉस परसिस्टेंट होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, फैक्ट इज़ हमेशा परसिस्टेंट वेट लॉस नहीं होता है। आपको थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वेट लॉस होता है, फिर वापस वो रुक जाता है, कई बार वापस गिरता है, इनफैक्ट समटाइम बढ़ भी जाता है। आइए समझते हैं कि ये ऐसा वजह क्या है, क्यों वेट लॉस परसिस्टेंट नहीं होता है। स्टडीज़ ने दिखाया गया है कि अक्सर हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से वेट लॉस डिज़ायर्ड गोल पे नहीं पहुंच पाता है। मोस्ट ऑफ द डाइट ये नहीं बताते कि हमारी खाने से क्या क्या डाइट और हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं। आप देख सकते हैं कि हार्मोन्स लिस्ट में लेप्टिन करके हार्मोन्स आते हैं, कोर्टिजोल, इंसुलिन, थायराइड, ग्रोथ हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन। ये सारे हार्मोन्स मसल बिल्डिंग, एपेटाइट, हंगर एंड सटाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। लेप्टिन जो फैट सेल में से प्रोड्यूस होता है, जब उसी सेल में से फैट लेप्टिन रेजिस्टेंस होना हो जाता है तो हमें सटाइटी नहीं मिलती है, हमें हमेशा हंगरनेस के सेंसेशन आते रहते हैं। उसी तरह इंसुलिन, जब भी सेल में हाइपर इंसुलिन रहता है, इंसुलिन उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है, तो शरीर में उसमें फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है रादर देन द फैट लाइपोलाइसिस। और मुख्यत्वे और 3 हार्मोन्स है, जैसे थायराइड, ग्रोथ हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन। जब भी हम फास्टिंग में चले जाते हैं तो इन हार्मोन्स में लेवल कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट और मसल सिंथेसिस, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, उसमें कमी आती है। इसको मैंने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। एक है मेटाबॉलिक एडेप्टेशन और दूसरा है बेसल मेटाबॉलिक रेट। लेप्टिन, जैसे मैंने बताया कि वो सटाइटी हार्मोन्स होता है और घैर्लिन होता है वो हंगर हार्मोन होता है। जब भी हम फास्ट करते हैं तो शॉर्ट पीरियड के लिए घैर्लिन बढ़ जाता है और सटाइटी लेवल का लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। दूसरा होता है डिक्लाइन इन टेस्टोस्टेरोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब भी आप सडन फास्ट करते हो फॉर अ पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग टाइम, तो बॉडी को ये सेंस होता है कि बॉडी एनर्जी कंजर्व करने के मोड में चली जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, वो अपना प्रभाव कम कर देता है। उसकी वजह से जो हम रेस्ट में एनर्जी यूटिलाइज करते हैं वो ढंग से हो नहीं पाती है। उसी वजह से बेसल मेटाबॉलिक रेट हमारा कम हो जाता है। हम जितना और ज़्यादा फास्ट करते हैं उतना बेसल मेटाबॉलिक रेट डाउन जाता है। आप देख सकते हैं कि अगर एक मोटा इंसान रन करता है तो उसको 100 किलो कैल 1 माइल पे ऊर्जा का वपराश करना पड़ता है, पर जैसे जैसे उसका वेट लॉस होता है वैसे वैसे वही ऊर्जा वपराश एक एग्जैक्टली सेम नहीं रहती, वो भी कम हो जाती है। तो जितना जब मोटे होते हैं तब हमारा शरीर का ऊर्जा का वपराश बढ़ जाता है, और जैसे जैसे हम वेट लॉस करते रहते हैं वैसे वैसे ऊर्जा का वपराश भी कम होता रहता है। इसीलिए पहले के 1 या 2 महीने में सबसे ज़्यादा वेट लॉस होता है, उसके बाद वो प्लेटो फेज में चला जाता है। अगली साइड में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा होता है इंक्रीज ब्लड कॉर्टिसोल। जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं तो यही हार्मोन्स, जैसे कि स्लीप डिस्टर्ब रहती है या इमोशनल या मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस होता है, तो यही हार्मोन अक्सर ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, मतलब कम करता है। इनफैक्ट मसल को जो पावर होता है उसको कम कर देता है, और यही मसल बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर अच्छा सा शरीर में मसल मास नहीं है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट इतना अच्छा नहीं होगा, और रिजल्ट ये आता है कि जो एनर्जी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। आइए दोस्तों जानते हैं कि हम इस वेट लॉस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। मैंने उसके 4 उपाय बताए हैं। पहला उसमें से है फास्ट का महत्व, इंटरमिटेंट फास्ट। दूसरा होता है कैलोरी साइक्लिंग विथ एक्सरसाइज, पर्टिकुलरली हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। थर्ड होता है राइट सिलेक्शन ऑफ द फूड,
जैसे कि हाई वर्सेस लो ग्लाइसेमिक फूड इंडेक्स। और चौथा होता है नॉन एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस। आइए जानते हैं इंटरमिटेंट फास्ट क्या होता है। मैंने पहले एपिसोड में पूरा इंटरमिटेंट फास्ट के बारे में आप सभी को बताया गया है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख के डिटेल में जा सकते हैं। बेसिकली हम 16 आवर्स का फास्ट करते हैं और 8 घंटे का फीड स्टेट होता है। जो 16 आवर्स दिया गया है उसमें बॉडी मुख्यत्वे फैट सेल को यूटिलाइज करता है, जिसे हम लाइपोलाइसिस कहते हैं। अगर हम 24 आवर्स बीच बीच में एनर्जी इंटेक करते रहेंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइज होता है, फैट का यूटिलाइज होता नहीं है। इसीलिए इंटरमिटेंट फास्ट बहुत ही ज़रूरी है। अब यही इंटरमिटेंट फास्ट अगर आप ड्रास्टिकली हफ्ते के 5 दिन 7 में से इमीडिएटली शुरू करते हो तो बॉडी वो एडेप्टेशन फेज में चली जाती है और अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट को कम कर देता है। इसीलिए साइक्लिक फास्ट होना चाहिए। जैसे कि आपने हफ्ते में पहले 1 दिन से शुरुआत की, फिर 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन किया, तो उस तरह से अगर हम करते हैं तो बॉडी का कांस्टेंट बेसल मेटाबॉलिक रेट सेम होता है, उसी दिन के लिए या उसी हफ्ते के लिए तुरंत कम नहीं हो जाता है। और जब भी हम इंटरमिटेंट फास्ट करते हैं तभी हमें एक चीज़ का बहुत ही ख्याल रखना चाहिए कि हम उसी दिन में प्रोटीन की एनर्जी अच्छी तरह से रखें। अगर फास्ट के वक्त सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाउन जाता है तो वो सबसे बढ़िया रहता है, पर मान लो अगर प्रोटीन का भी इंटेक कम हो जाता है तो वही प्रोटीन सिंथेसिस, मसल सिंथेसिस नहीं हो पाता है और बेसल मेटाबॉलिक रेट वही का वही रह जाता है या इनफैक्ट कम हो जाता है। इसीलिए प्रोटीन सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा मैंने बताया हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। ये इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपको तब करनी है जब आप इंटरमिटेंट फास्ट में नहीं होते हो। आप जब फीड स्टेट में होते हो तब आप एनर्जी से भरपूर होते हो और यही चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना है जो कैलोरी को न्यूट्रलाइज करता है और प्रोटीन मास को बढ़ाता है। एक्सरसाइज आप थ्राइस इन अ वीक कर सकते हो। तीसरी बात जो मैंने बताई है कि आपको फूड पे बहुत ही कॉन्शियस रहना है। सिर्फ एक्सरसाइज और फास्ट से काम नहीं चलता है, हम क्या खाते हैं उस पर हमारा बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन होना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में मैंने 3 फूड के बारे में डिस्कस किया है। एक है हाई ग्लाइसेमिक, मीडियम ग्लाइसेमिक एंड लो ग्लाइसेमिक फूड। आप कोई भी इंटरनेट सर्च करके इंडियन फूड इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स से आप उसको ढूंढ सकते हैं। यहाँ मैंने ये दर्शाया गया है कि जैसे भी जितना हाई ग्लाइसेमिक फूड होता है, मतलब कि जिसमें सुक्रोज और ग्लूकोज की मात्रा बहुत होती है, वो ब्लड में भी उतना रैपिडली एलिवेट होता है। जितना वो रैपिडली एलिवेट होता है उतना ही हमें सटाइटी मतलब तृप्तता हमें तुरंत मिलती है, बट इंसुलिन भी सामने इतना ही आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर का लेवल ड्रास्टिकली लो हो जाता है। फिर से हमें उसका भूख लगना शुरू हो जाती है। तो वी नेवर गेट अर्ली सटाइटी, वी नेवर गेट प्रोलॉन्ग सटाइटी। और वही लो ग्लाइसेमिक फूड जो पूरा कांस्टेंट ब्लड में सेम स्तर पे रहता है, जिसकी वजह से हमें भूख नहीं लगती है। तो हमें ऐसा फूड हमेशा सिलेक्ट करना चाहिए कि जिसकी इंडेक्स लो ग्लाइसेमिक होना चाहिए, ताकि हम फ्रीक्वेंट कैलोरी इंजेक्शन ना करें। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं या पैकेट फूड्स होते हैं वो सभी हाई कैलोरी और हाई ग्लाइसेमिक फूड होते हैं, जो हमें अर्ली सटाइटी दे देते हैं, तृप्तता दे देते हैं, पर हमें लंबे समय तक तृप्तता का सटाइटी लेवल नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हमें तुरंत भूख भी लग जाती है। चौथा मैंने डिस्कस किया है कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ द फूड। ये बहुत ही कोई नया टॉपिक नहीं है, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि जो भी हम कंजप्शन करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो या लिपिड हो, तो उसको डाइजेस्ट करने में जितनी एनर्जी शरीर यूज़ करता है उसको बोला जाता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ द फूड। तो सबसे कम एनर्जी का जो वपराश होता है डाइजेशन में वो है लिपिड, उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट, और सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होती है उस फूड सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए, वो है प्रोटीन सोर्स। तभी बताया गया है कि जब भी प्रोटीन इंजेक्शन अपने डाइट में होता है तो उसमें एनर्जी का वपराश ज़्यादा होता है, और यही प्रोटीन सोर्स मसल सिंथेसिस में काम आता है, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है। इसीलिए जो फूड हम खाते हैं उस पर हमें बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए कि उसमें कम से कम 30 to 40% प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए। आइए दोस्तों जानते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है
नॉन एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस। एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस के बारे में हम सब जानते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इमेज एसोसिएटेड विथ एक्टिव बिहेवियर, जैसे साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, स्टेयर्स को चढ़ना, दौड़ना, ये सारी इंटेंशन वाली एक्सरसाइज है, इसीलिए इसको एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस कहा जाता है। आपको हैरानगी होगी कि ऐसे कई और एक्सरसाइज है जो हम इंटेंशन से नहीं करते हैं, जैसे कि गार्डनिंग करना है, बच्चों के साथ खेलना है, तो ये सारी हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, डेली हाउस होल्ड वर्क करते रहते हैं, तो उसको नॉन एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस कहते हैं। मेरा कहने का ये प्रभाव होता है कि जितना आप आउट ऑफ बेड रहोगे वो सारी कैलोरी में यूटिलाइज होता है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया कि आप कंप्यूटर पे बैठे हो या फिर आप आराम करने के लिए सोफ़ा में बैठे हो या सिर्फ कंप्यूटर पे चेयर पे काम कर रहे हो, और वो भी प्रोलॉन्ग आवर्स के लिए, तो उसमें कोई एक्सरसाइज, उसमें कोई थर्मोजेनेसिस होता नहीं है। तभी कहा जाता है कि अक्सर आपको हर 1.5 से 2 घंटे में ब्रेक लेना चाहिए। अगर आप ऑफिस में हो तो 2 घंटे बाद आपको थोड़ा चलना चाहिए, स्टेयर्स भी चढ़ सकते हो आप, तो उस तरह से आप अपना थर्मोजेनेसिस को मेंटेन कर पाओगे। इस ग्राफ में आपको अच्छी तरह से मैं समझा सकता हूँ कि आप जो भी देखें कि टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर्स में, उसमें 70% अपना बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, उसके बाद 10% थर्मिक इफेक्ट ऑफ द फूड आता है, और बाकी का 20% इज़ फिजिकल एक्टिविटी। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी और एक एक्सरसाइज एक्टिविटी। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं 2 इंडिविजुअल को लिया गया है। एक है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मतलब स्थूलता वाली लाइफस्टाइल, वो एक्टिव नहीं है, नाइदर वुड दे डू एक्सरसाइज और नॉर दे आर इंटरेस्टेड इन दैट। और दूसरा सब ग्रुप है जो एक्सरसाइज में दिखाया गया है, जो एक्टिव इंडिविजुअल है, जो हफ्ते में 3 बार एक्सरसाइज करते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों में थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज हो रहा है, पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो है नॉन एक्सरसाइज एक्टिव थर्मोजेनेसिस में। ये दिखाता है कि अगर आप हफ्ते में 3 बार एक्सरसाइज करते हो तो बाकी के जो नॉन एक्सरसाइज डेज है उसमें भी उतना ही थर्मोजेनेसिस मेंटेन रहता है। तभी समझाया गया है कि अगर आप वीकली थ्राइस भी एक्टिविटी करते हो तो दूसरे दिन भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम इस एक्टिविटी को कैसे मेंटेन कर पाते हैं? ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको जिम में जाना पड़े, आप और भी कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों के साथ खेलना, शॉपिंग करने के लिए जाना, डांसिंग करना या पेट डॉग को बाहर ले जाना। इनफैक्ट अगर आपका वर्किंग प्लेस आपसे घर से दूर है तो आप साइकिलिंग भी कर सकते हो। अगर उससे भी ज़्यादा दूर है तो आप ये भी कर सकते हो कि पार्किंग की जो जगह होती है वो एटलीस्ट 15 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस पे आप पार्क करो, ताकि वो हैबिट हो जाए कि जब भी आप ऑफिस वर्क जाते हो तो एटलीस्ट 15 मिनट आप पार्किंग वहाँ करो कि जब वहाँ पे चल पाओ। उसके साथ तुरंत नहीं रखना चाहिए जिससे आपकी एक्टिविटी कम हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि वेट लॉस को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। So friends, I have elaborated in details and this is the key point I am giving you. Track the weight loss goal. अगर आपके पास गोल होगा कि मुझे महीने में 2 या 3 kg कम करना है, तभी आप जान पाओगे आप राइट ट्रैक पे हो या नहीं। अगर आपका गोल अचीव नहीं होता है तो आपको वापस जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं। दूसरी बात होती है मेंटेन अ गुड न्यूट्रिशन, जिसमें प्रोपोर्शनल प्रोटीन का इंटेक होना बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलरली जब आप फास्ट ऑब्जर्व करते हो तो प्रोटीन का इंटेक कम हो जाता है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। तीसरा होता है एक्सरसाइज एंड मसल स्ट्रेंथनिंग। आपको ये बहुत ही ज़रूरी है समझना कि जब तक मसल मास नहीं बनेगा तब तक आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट नहीं बढ़ेगा, वो जो 70% थर्मोजेनेसिस के लिए कारणभूत है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि मसल एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ योगा स्ट्रेचिंग से इतना थर्मोजेनेसिस नहीं हो पाएगा। और चौथा जो लास्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो एक्सपर्ट गाइडेंस। अगर आप गाइडेंस के अंदर ये सारे प्रोग्राम करते हो तो आपको वेट लॉस होने में बहुत ही फ़ायदा रहेगा, और हो सकता है कि आपको शॉर्ट पीरियड में आप अपने डिज़ायर्ड को अचीव कर पाओ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ये आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे काफ़ी और वीडियो भी है, आप मेरे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं और उसको सभी को समझ सकते हैं। टेक केयर, सी यू सून।